क्लास 12 बायोलॉजी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। देखिए जितने भी टॉपिक हम आज आपको बताएंगे इसमें से टिप्पणी भी फंसेंगी, टिप्पणी भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी फंसेंगे। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि टिप्पणी, लघु उत्तरी प्रश्न और अति लघु उत्तरी प्रश्न, इसमें से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो चलिए पहला टॉपिक है असंग जनन। असंग जनन क्या होता है? तो जब पौधे में निषेचन ना हो, निषेचन ना हो और अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, पौधे में निषेचन भी ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, फिर भी नया जीव बन जाए, फिर भी नया जीव बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। क्या कहेंगे? जब पौधे में निषेचन भी ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो, लेकिन फिर भी नया जीव बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहा जाता है। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चाहें तो डिटेल से जाकर समझ सकते हैं। फिर दूसरा है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन का मतलब होता है कि लघु बीजाणुओं का निर्माण, लघु बीजाणुओं का निर्माण। और लघु बीजाणु होता क्या है? माइक्रोस्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोर माने पराग कण कैसे बनते हैं, पराग कणों का निर्माण, पॉलन ग्रेन का निर्माण। तो आपको बता दें जो पराग पुट होते हैं उसमें जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो होती हैं उनसे पराग कणों का निर्माण होता है। और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टिप्पणी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। असंग जनन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता क्या होती है? जब एक बीज है और एक ही बीज में कई सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, एक बीज में कई सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुभ्रूणता, तो ये भी टिप्पणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या टिप्पणी नहीं आता है तो लघु उत्तरी प्रश्न में आ जाएगा या अति लघु उत्तरी प्रश्न में आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है अपरा। अपरा या प्लेसेंटा। तो देखिए जो ब्लास्टुला अवस्था होती है भ्रूण की, ब्लास्टुला अवस्था जब माता के गर्भाशय में रोपित होने लगती है तो इस ब्लास्टुला अवस्था के जो अंकुर होते हैं, जो विलाई होते हैं, ये गर्भाशय के विलाई से आपस में मिल जाते हैं। तो इसी जोड़ को अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। यानी गर्भाशय के विलाई और जो भ्रूण के विलाई हैं आपस में मिल जाते हैं तो उसी जोड़ को अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। उसी संबंध को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। और इससे भ्रूण को पोषण जाता है, ऑक्सीजन जाता है, पोषण जाता है और भी कई सारी चीजें आदान प्रदान मां से बच्चे को होती रहती हैं। फिर अगला है उल्ब वेधन या एमनियोसेंटेसिस क्या होती है? आपको बता दें कि उल्ब वेधन क्या है। जब गर्भ में बच्चा होता है तो जैसे यहाँ पर शिशु है तो इसके चारों ओर एक एमनियोटिक गुहा होती है। ये क्या है? एमनियोटिक गुहा होती है और इस गुहा में एमनियोटिक द्रव भरा रहता है, एमनियोटिक द्रव। और डॉक्टर क्या करते हैं कि इंजेक्शन सुई से इस द्रव को निकालकर आनुवांशिक बीमारियों, आनुवांशिक विकारों का पता लगाते हैं कि बच्चे को कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है, कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसीज तो नहीं है। और साथ ही साथ इसी द्रव के माध्यम से बच्चे के लिंग का भी पता चल जाता है। इसलिए यह अब बैन कर दिया गया है क्योंकि बच्चे के लिंग की जानकारी कानूनन अपराध मानी गई है। तो इस तरह से लिख देंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है परिवार नियोजन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो परिवार को सीमित रखना ही, परिवार में संख्या को या बच्चों की संख्या सीमित रखना ही क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार नियोजन की स्थायी विधियों में आप बता दीजिए वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी जो पुरुषों की नसबंदी होती है, ट्यूबेक्टोमी जो स्त्रियों में नसबंदी होती है, नलबंदी होती है, उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो इस पर भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड, आप लोग जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है टर्नर सिंड्रोम। देखिए जो टर्नर सिंड्रोम है ये लिंग गुणसूत्री विकार होता है,
लिंग गुणसूत्री विकार होता है। इसमें होता क्या है कि टर्नर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्री विकार होते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य में 66 पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में, लेकिन ये लिंग गुणसूत्री विकार है तो 23वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, एक लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है, यानी X 0 हो जाता है, एक लिंग गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है। इस तरह से 46 की जगह पर केवल 45 गुणसूत्र ही शेष रह जाते हैं। ये टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। फिर अगला है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या है कि ऑटोसोमिक विकार होता है, ऑटोसोमिक विकार होता है। इसकी खोज लैंगडन डाउन वैज्ञानिक ने की थी और अपने ही नाम पर इन्होंने इसका नाम डाउन सिंड्रोम रख दिया था। और आपको बता दें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में ट्राइसोमी के कारण यह रोग हो जाता है। 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें ट्राइसोमी के कारण यह रोग हो जाता है, यानी कि 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। जैसे ये 2 गुणसूत्र थे तो 21वीं जोड़ी में 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसलिए कुल इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इसमें व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, इसीलिए इसको मंगोलियाई जड़ता या मंगोलियाई जड़ बुद्धता भी कहा जाता है। फिर अगला है बहुजीनी वंशागति। क्या है बहुजीनी वंशागति? तो देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसे मनुष्य में एक कोई लक्षण है और ये लक्षण कई जीन के द्वारा निर्धारित होता है, तो इसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। जैसे जीन 1, जीन 2, जीन 3, जीन 4। तो एक लक्षण जब कई जीन के द्वारा निर्धारित होता है तो उसे ही बहुजीनी वंशागति कहते हैं। जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग देखिए, अधिक गोरा और फिर उससे कम गोरा, उससे कम गोरा और फिर काला और अधिक काला, इस तरह से। तो एक ही लक्षण है लेकिन इसको कई सारे जीन निर्धारित कर रहे हैं, तो इसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। तो अगला है सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता क्या होती है? देखिए जैसे यहां पर सफेद गाय ली गई और लाल सांड लिया गया, दोनों के बीच में संकरण कराया गया, तो यहां पर चितकबरी संतान हुई। चितकबरी यानी ऐसी संतान हुई जिसके बीच बीच में लाल बाल हैं, बीच बीच में सफेद बाल हैं। तो सह प्रभाविता का मतलब यह हुआ कि जब दोनों युग्म विकल्पी के लक्षण समान रूप से प्रकट होते हैं तो उसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है। देखिए यहाँ पर सफेद गाय थी और लाल सांड था, तो यह संकरण से जो संतान हुई है उस संतान के लाल बाल भी हैं और सफेद बाल हैं, बीच बीच में लाल बीच बीच में सफेद, इसे ही सह प्रभाविता कहते हैं। जबकि अपूर्ण प्रभाविता में क्या है? जैसे अपूर्ण प्रभाविता में यहाँ पर कार्ल कोरेस ने क्या किया था कि लाल पुष्प लिए थे और सफेद पुष्प लिए थे, दोनों के बीच में संकरण करवाया, तो यहाँ पर गुलाबी पुष्प पैदा हुआ था। यानी ना तो ये अपना प्रभाव दिखा पाया, ना तो ये अपना प्रभाव दिखा पाया, ना तो लाल वाला अपना प्रभाव दिखा पाया, ना ही सफेद वाला अपना प्रभाव दिखा पाया, बल्कि उनके बीच का प्रकट हुआ, तो इसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। पूर्ण रूप से कोई भी प्रभावी नहीं, इसलिए अपूर्ण प्रभाविता हो गया। फिर अगला है हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया। हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया कहो चाहे सिकल सेल एनीमिया कहो, सिकल सेल एनीमिया कहो, तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो हमारा रक्त होता है, जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता, इसलिए ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इस तरह से सिकल सेल एनीमिया या हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया में होता क्या है कि जैसे ये हमारी नस कोई है हाथ की, और इसमें जो रुधिराणु होते हैं लाल रुधिराणु वाले, वो गोल आकार के होते हैं, लेकिन जब ये रोग हो जाता है तो वो लंबे हंसिया जैसे हो जाते हैं, तो जगह जगह फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अब चूंकि आगे नहीं बढ़ पाते तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, इसलिए पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। फिर अगला है ड्रग्स और अल्कोहल। तो देखिए इसमें से सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हंसियाकार रुधिराणु एनीमिया भी कई बार पूछा गया है। ड्रग्स और अल्कोहल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपको बता दें ड्रग्स क्या है, अल्कोहल क्या है।
तो ड्रग्स जो कुछ नशीली दवाएं होती हैं उन्हें ही ड्रग्स कहा जाता है। यानी कि जो दवाएं हैं जिनका लगातार हम प्रयोग करते रहते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, ड्रग्स कहा जाता है। इसके अलावा जैसे अफीम है, मार्फिन है, ये भी इसी के अंतर्गत आती हैं। अल्कोहल यानी शराब होता है। जो नौजवान शराब को पीते हैं उनका वो एकाकीपन पसंद करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं और भी कई सारे उनमें रोग हो जाते हैं। फिर अगला है टीकाकरण। टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन क्या होती है, तो किसी दूसरे जीव के रोगाणुओं को मारकर किसी दूसरे जीव के शरीर में पहुंचा देना ही टीकाकरण कहलाता है। किसी एक जीव के रोगाणुओं को मारकर उनकी प्रतिरक्षा के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर में पहुंचा देने की क्रिया ही टीकाकरण कहलाती है, वैक्सीनेशन कहलाती है। और इसके बाद है एड्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स जो रोग है ये HIV नामक वायरस से हो जाता है। HIV नामक वायरस से एड्स रोग हो जाता है। HIV का पूरा नाम कहे तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और एड्स रोग में होता क्या है कि ये T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर अटैक करता है और इन कोशिकाओं को खत्म करने लगता है, जिससे हमारे जो शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता होती है, प्रतिरक्षा क्षमता खत्म हो जाती है या समाप्त होने लगती है और धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। और जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता खत्म हो जाएगी तो होगा क्या, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग घेर लेंगे और रोग घेर करके धीरे धीरे करके हमारी मृत्यु हो जाएगी। और ये कैसे फैलता है, तो असुरक्षित यौन संबंध से एड्स रोग फैलता है। तो अगर इससे बचना है तो असुरक्षित यौन संबंध ना अपनाएं और यौन संबंध अपनाने से पहले विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करें। अगला है आणविक कैंची, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे लघु उत्तरी में आ जाए चाहे अति लघु उत्तरी में आ जाए, जरूर आएगा कुछ ना कुछ इससे। तो देखिए जो आणविक कैंची है, कैंची वास्तव में काम क्या करती है, कट करने का, काटने का, जैसे कपड़ा काटते हैं, लेकिन यहां पर लगा है आणविक कैंची। इसका मतलब अणु को काटती है। और किस अणु को, तो DNA अणु को काटती है। DNA अणु को काटने का कार्य करती है। DNA को विशेष स्थलों से काटती है, कट लगाती है, इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है, रेस्ट्रिक्ट करती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। तो DNA को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाती है, इसे ही आणविक कैंची कहा जाता है। और इसका प्रयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में बहुत अधिक किया जाता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी किया जाता है। और इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, चित्र सही समझाया, आप लोग जाइए देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी में भी पूछा जाता है और कभी कभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या किया जाता है कि जब आणविक कैंची की सहायता से या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से DNA के खंडों को कट कर दिया जाता है, तो छोटे बड़े खंड सब एक ही में मिले रहते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े खंड होते हैं, सब एक ही में मिले रहते हैं। जब इससे कट करते हैं तो होता क्या है कि इनको अलग अलग करना होता है, आकार के अनुसार आमाप के अनुसार इनको अलग अलग करना होता है, जिसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मींस विद्युत कण संचालन होता है और उसके ऊपर जेल डाला जाता है, इसलिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें एक ट्रे जैसा होता है, आप क्या करते हैं कि ये जो सैंपल था इसको इन्हीं बेल में भर देते हैं और यहां से विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो बड़े खंड पहले, फिर धीरे धीरे करके छोटे खंड, बड़े खंड पहले, फिर धीरे धीरे करके छोटे खंड, इस तरह से छोटे बड़े खंड आकार के अनुसार अलग अलग हो जाते हैं। तो इसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो इस पर पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जाइए, देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है जीन चिकित्सा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीन चिकित्सा, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आ सकता है या टिप्पणी में भी आ सकता है। जीन चिकित्सा क्या होता है, तो देखिए जब जो आनुवांशिक बीमारी होती हैं, जो आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई एक जीन है जो आनुवांशिक बीमारी पैदा कर रही है, उस जीन को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जो आनुवांशिक बीमारी पैदा कर रहे थे उसको निकाल दिया बाहर और उसकी जगह पर दूसरा जीन, अच्छा जीन, क्रियाशील जीन प्रतिस्थापित कर देते हैं, रख देते हैं, लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। जीन चिकित्सा के माध्यम से अनेक बीमारियों को दूर किया जा रहा है, दूर किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर जो है ये एक सिलेंडर के समान होता है, सिलेंडर जैसा होता है, गोल सिलेंडर जैसा होता है और इसमें मानव कोशिकाओं, पौधों,
जंतुओं की कोशिकाओं को कल्चर किया जाता है, रखा जाता है, और कल्चर करके उनसे विशिष्ट एंजाइम प्राप्त किया जाता है, बेस्ट एंजाइम प्राप्त किया जाता है, अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो ये बायोरिएक्टर पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है पीसीआर। पीसीआर क्या है? तो पीसीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीआर होता क्या है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसका उपयोग कब किया जाता है? जब हमें डीएनए की कम समय में कॉपीज तैयार करना होता है। बहुत ही कम समय में ये डीएनए की कॉपीज तैयार करता है, प्रतिलिपियां बनाता है। बहुत ही कम समय में डीएनए की प्रतिलिपियों को तैयार करता है, प्रतिलिपियां बनाता है। और इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। जैसे कम डीएनए प्राप्त हुआ, सही ज्यादा डीएनए नहीं प्राप्त है, तो इसकी सहायता से कॉपी कर लिया जाता है, उसकी प्रतिलिपियां अनेक बना ली जाती हैं। और इसमें एक एंजाइम का प्रयोग करते हैं, टक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। टक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। और यह एंजाइम जो बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। यह बैक्टीरिया गर्म झरनों में पाया जाता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिलता है। फिर अगला है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होती है? तो देखिए, आपको बता दें कि जैसे कोई दो देश हैं, एक देश ये है, दूसरा देश ये है, कि तो इस देश में कोई जैविक संसाधन है, तो इस देश ने क्या किया कि इसके जैविक संसाधनों को चुरा लिया, इसको बताया भी नहीं, या फिर इस देश ने क्या किया कि इसके जैविक संसाधनों का यूज कर लिया, उपयोग कर लिया, इसको कोई सूचना नहीं दी। इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। मतलब किसी एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के जैविक संसाधनों को बिना उसकी अनुमति के, बिना उसको बताए ही यूज कर लेना, उपयोग कर लेना, बायोपायरेसी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है बीटी फसलें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बीटी फसलें पर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बीटी फसलें क्या होते हैं? बीटी फॉर बैसिलस थोरेंजिएसिस। बैसिलस थोरेंजिएसिस जो जीवाणु है, बीटी फॉर बैसिलस थोरेंजिएसिस जीवाणु, ये बीटी इसीलिए लगाया गया है। तो ये जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु के प्लाज्मिड जो होता है, इसके प्लाज्मिड के एक जीन समूह पर विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होता है। विशेष एंडोटॉक्सिन प्रोटीन बनती है, जैवविष बनता है, जैवविष इसे आप कह सकते हैं। और ये जैवविष जीवाणु के स्पोरों में इकट्ठा रहता है, स्पोरों में, जिसे क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहते हैं। क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा रहता है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन प्रोटीन कहते हैं, या इसे ही क्राई प्रोटीन कहा जाता है, क्राई प्रोटीन। और वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस क्राई प्रोटीन को बनाने वाली जो जीन थी, उस जीन को निकालकर फसलों में डाल दिया, तो वो फसलें सभी हो गई बीटी फसलें। अब उसमें कीट नहीं लगते हैं, कीड़क प्रतिरोधी या कीट प्रतिरोधी हो गई हैं। फिर अगला है जीएमओ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक जंतु है और दूसरा जंतु ये है, इस जंतु से कोई एक वांछित डीएनए निकाला गया और इस जंतु से कोई एक वांछित डीएनए निकाला गया जो हम चाहते थे। फिर इन दोनों डीएनए को आपस में जोड़कर एक नया डीएनए बनाया गया, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। ये जो नया डीएनए बना दोनों जीवों के डीएनए से जोड़कर, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। अब ये नया डीएनए जिस जीव में डाला जाता है, वो जीव क्या हो जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या आनुवांशिक रूपांतरित जीव बन जाता है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की फसलें बनाई गई हैं, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जीव बनाए गए हैं, तो उनसे अधिक उत्पादन लिया जा रहा है, अधिक पैदावार ली जा रही है। तो इस तरह से इसके बारे में बता देंगे और हो जाएगा। फिर अगला है हॉट स्पॉट अथवा तप्त स्थल। हॉट स्पॉट आपको बता दें क्या है कि पृथ्वी पर जहां पर जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं, जो दुर्लभ प्रजातियां जहां पर अधिक संख्या में पाई जा रही हैं, पृथ्वी पर ऐसी दुर्लभ प्रजातियां जो अधिक संख्या में जहां पर पाई जा रही हैं, उन स्थानों को तप्त स्थल या हॉट स्पॉट में घोषित किया गया है। वहां पर मानवीय क्रियाकलापों की मनाही होती है। तो अब कितने हॉट स्पॉट हैं, क्या क्या है, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जाइए, वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? तो जो जीव विलुप्त हो
रहे हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनकी लिस्ट है रेड डाटा बुक। विलुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने की कगार पर जीवों का जो लिस्ट है, या इस बुक में उन्हीं जीवों के नाम लिखे गए हैं। क्यों ये बुक बनाई गई है? ताकि उनको विलुप्तता की कगार से बचाया जा सके, ताकि वो विलुप्त ना हो, उनका संरक्षण किया जा सके। इस उद्देश्य से रेड डाटा बुक का निर्माण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है जीन विनिमय क्या होता है। तो देखिए चित्रों के माध्यम से आपको समझाते हैं। जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर। जैसे ये कोई एक डीएनए खंड है और इधर से एक कोई और डीएनए खंड इस पर गया, तो अब ये इसका वाला भाग इस वाले डीएनए में जुड़ जाए थोड़ा सा, और यहां से इसका वाला भाग ये वाला जुड़ जाए। इस तरह से जब किन्हीं दो डीएनए खंड आपस में अलग अलग जुड़ जाते हैं टूटकर, जैसे इसकी ये हिस्सा इधर वाले में यहां आकर के जुड़ जाए, इसका वाला इधर जुड़ जाए, तो इसे ही जीन विनिमय कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है अनुवांशिक कूट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे चैनल में अपलोडेड है। आप लोग चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अनुवांशिक कोड। फिर अगला है पैलिंड्रोम क्या होते हैं। पैलिंड्रोम भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। देखिए पैलिंड्रोम क्या है? अक्षरों का ऐसा समूह जिसको आगे व पीछे से पढ़ने पर समान पढ़े जाते हैं, उसे ही पैलिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर पैलिंड्रोम डीएनए से संबंधित है। तो देखिए जैसे ATGC यहाँ पर लिखा और इधर से पढ़ा तब भी ATGC, से पढ़ा तब भी ATGC, तो ये क्या होता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर हमेशा समान पढ़े जाते हैं, उन्हें ही पैलिंड्रोम कहा जाता है। डीएनए के ऐसे खंड जिन्हें 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में पढ़ने पर समान पढ़े जाते हैं, उन्हें पैलिंड्रोम कहा जाता है। अगला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? उत्तराखंड का एक आंदोलन था चमोली गांव का। इसमें क्या था कि जब सरकारी ठेकेदार पेड़ों को काटने आए, तो जब वहां के गांव वालों ने सोचा कि ये सब पेड़ों को काट डालेंगे, तो महिलाएं जाकर के पेड़ों से हाथ पकड़कर एक दूसरे के चिपक गई, चारों ओर पेड़ों से चिपक गई और इस तरह से पेड़ों को कटने से बचाया। इसे ही चिपको आंदोलन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है सहोपकारिता। सहोपकारिता में क्या होता है? कोई दो जीवधारी हैं, दोनों एक साथ रह रहे हैं, मतलब कोई दो सहभोजी हैं, दोनों एक साथ रह रहे हैं, भोजन बनाने के लिए हो, चाहे घर बनाने के लिए हो, चाहे रहने के लिए हो, किसी भी के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं। इसे ही सहोपकारिता कहा जाता है। जैसे लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें, लाइकेन व साइकस की प्रवालाभीय जड़ें। फिर अगला है सहभोजता क्या है? तो इसमें कोई दो सहभोजी हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन इसमें एक जीव को लाभ, लेकिन दूसरे को कोई भी इससे हानि नहीं होती है। ना तो लाभ ही होता है, ना ही हानि होती है, उसे ही सहभोजता कहा जाता है। तो सहोपकारिता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहभोजता वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और परजीविता भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक जरूर आ जाएगा परीक्षा में। परजीविता में क्या होता है कि ये ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया होती है परजीविता, और इसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव की हानि हो जाती है, इसे ही परजीविता कहा जाता है। फिर अगला है इंटरफेरान क्या है? इंटरफेरान क्या है? विषाणु से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे विषाणु ने यहाँ संक्रमित किया है, तो विषाणु से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं, ये अपने चारों ओर एक विशेष एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करती हैं। एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करती हैं, इसी प्रोटीन को इंटरफेरान कहा जाता है, और यह प्रोटीन खुद विषाणुओं के लिए घातक होती है, उनको मारती है, इसीलिए इसको कैंसर आदि में प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज आदि में। फिर अगला है कोएसरवेट्स। तो कोएसरवेट्स वह प्राथमिक संरचनाएं हैं, माइक्रोस्फीयर्स हैं, जिनसे जीवों का विकास हुआ था। इस पर हमारे चैनल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है अनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जैसे यहाँ पर 4-5 चिड़िया थी, 4 लाल चिड़िया थी और 4 काली चिड़िया थी, 3 काली चिड़िया उड़कर यहाँ आ गई। अब
3 वो विकास करने लगी और बहुत सारी संख्या में हो गई काली चिड़िया। जबकि यहाँ कोई तूफान आ गया, वर्षा आ गई, तो जो काली चिड़िया थी उसमें सब मर गई, केवल एक ही बची। तो इसे ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ वही चिड़िया विकास करके ज्यादा हो गई, यहाँ वही चिड़िया खत्म हो गई। तो यही जेनेटिक ड्रिफ्ट है या अनुवांशिक अफवाह होती है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको चित्रों के माध्यम से समझाया है। आप लोग जाइए हमारे चैनल से देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अगला है बसंतीकरण। तो ये इस बार कोर्स में नहीं हटा हुआ, इसको हटा देते हैं। फिर अगला है उत्परिवर्तनवाद। तो जो हुगो डी वृज थे, हुगो डी वृज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। इन्होंने संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर प्रयोग किया था, या आइनोथेरा लेमेरकियाना नामक पौधे पर प्रयोग किया था और उत्परिवर्तनवाद को बताया था। उत्परिवर्तन क्या होता है कि अनुवांशिक पदार्थ में अचानक होने वाला परिवर्तन ही उत्परिवर्तन होता है। और फिर अगला है हार्डी-वीनबर्ग का नियम। तो हार्डी-वीनबर्ग का जो नियम है ये हमारे चैनल में फुल अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगला है मारुक्रमक शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण। मारुक्रमक शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण क्या होता है आपको बता दें कि इनका जो प्रारंभ है वह चट्टानों व टीलों पर होता है। मारुक्रमक का प्रारंभ चट्टानों व टीलों पर होता है, टीलों पर। और यहाँ पहले लाइकेन उगते हैं, यहाँ पर पहले लाइकेन उगते हैं और फिर धीरे धीरे अनुक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं के बाद चरम समुदाय स्थापित हो जाता है। यानी धीरे धीरे अनुक्रमण होता रहता है और फिर वहां पर चरम समुदाय स्थापित हो जाते हैं और इसके बाद में वहां पर वन बन जाते हैं, वन का उदय हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि पहले धीरे धीरे वहां पर चट्टान बनती हैं, रेतीले टीले बनते हैं और फिर धीरे धीरे उस पर लाइकेन भी उगने लगती है। फिर धीरे धीरे अनुक्रमण होता रहता है और बहुत सारी अवस्थाओं के बाद, स्टेजेस के बाद चरम समुदाय विकसित हो जाता है और इसके बाद वहां पर वन बन जाता है। इसे ही मारुक्रमक शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण कहा जाता है। फिर अगला है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पर हरे पादप थे, हरे पादप को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया। तो यही क्या है? खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला होती है। हमारे चैनल में इस पर वीडियो फुल अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।